एग्जैक्टली एसआईपी क्या है? कि हर महीने बैंक से थोड़ा पैसा एफडी में जा रहा है, हर महीने एक फिक्स अमाउंट अपने बैंक से इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीज किस तरीके से होती है वो थोड़ा सा समझाइए। अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए या किसी एडवाइजर के साथ जुड़ के बनवाना चाहिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस प्लान में होती है प्रोटेक्शन। सो इमरजेंसी फंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा हॉट फेवरेट जो है गोल्ड और रियल एस्टेट में हाईएस्ट जो रिटर्न मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में, वो मिलेगा इक्विटी में। हेलो फ्रेंड्स, कुमार बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुमार बारो। दोस्तों, जब एक यंग बंदा कमाना शुरू करता है तो सिर्फ उसे अपने फ्यूचर पे ही ध्यान देना चाहिए। आजकल लाइफस्टाइल बहुत ही बदल गई है, पहले जैसी नहीं रही है। इंसान को अपने फ्यूचर और अपने बच्चों के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए पर्सनल फाइनेंस पे फोकस करना बहुत ही ज़रूरी है। लोग अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ गवर्नमेंट की स्कीम होती है, कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज हम पर्सनल फाइनेंस में किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट ज़्यादा रहे, उसके बारे में बात करेंगे। और इसके लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने CFA और CA आदर्श देवरा जी। तो चलिए उनसे बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन उनसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा। तो चलिए बातचीत शुरू करते हैं आदर्श जी से। आदर्श जी, हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू कुमार जी। पर्सनल फाइनेंस आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है। एक इंसान, एक यंग बंदा जब कमाना शुरू करता है तो उसको अब हर तरीके से अलर्ट रहना पड़ता है। तो ये पर्सनल फाइनेंस में एक यंग इंसान जब अच्छा खासा शुरू करता है कमाना, तकरीबन 1 आध साल निकल जाता है, उसके बाद उसको किस तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए? सो बेसिकली पर्सनल फाइनेंस जो है ऐसे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एरिया है एंड काफ़ी लोगों को इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता, तो लोग उतना ध्यान नहीं देते। बट मेरा ये मानना है कि जैसे ही कोई भी पर्सन कमाना चालू कर रहा है, उसे तभी से अपनी सारी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग चालू कर देनी चाहिए, ताकि उसकी जो एक्टिव इनकम है, अगर वो सैलराइड है या बिजनेस ओनर है, दोनों से या तो उसे सैलरी आ रही है या बिजनेस से उसका प्रॉफिट आ रहा है, तो ये उसकी एक्टिव इनकम मानी जाती है। तो इस एक्टिव इनकम को इन्वेस्ट करके कैसे एक पैसिव इनकम भी क्रिएट करी जाए, इस पे भी उसका एक फोकस उसने स्टार्ट कर देना चाहिए। और इसमें बेसिकली पर्सनल फाइनेंस में 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहला स्टेज होता है प्रोटेक्शन, फिर होता है इमरजेंसी फंड, और फिर इन्वेस्टिंग का जर्नी स्टार्ट होता है। तो ये तीनों जो स्टेप आपने बताए, प्रोटेक्शन, इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट, ये तीनों चीज़ किस तरीके से होती है वो थोड़ा सा समझाइए। सबसे पहले कोई भी पर्सन जो कमाना चालू कर रहा है, उसे एक अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए या किसी एडवाइज़र के साथ जुड़ के बनवाना चाहिए। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले पर्सनल फाइनेंस प्लान में होती है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन से मेरा मतलब है अपना और अपनी फैमिली का बेसिक प्रोटेक्शन करना, जिसमें 2 चीज़ आती है, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर मेरी अर्ली डेथ हो जाए, आज मैं फैमिली के लिए मैं अकेला कमा रहा हूँ और मेरी डेथ हो जाए, तो मेरी फैमिली को एक इतना लमसम अमाउंट मिले जिससे मेरी फैमिली को मेरी इनकम रिप्लेस कर सके। तो हर पर्सन को एक लाइफ इंश्योरेंस सबसे पहले लेना चाहिए, टर्म प्लान। और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस एक लेना चाहिए, जिससे कभी कोई भी फैमिली में कोई मेजर खर्चा आए, हॉस्पिटलाइजेशन का, बीमारी का, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस से कवर हो सके, मेडिक्लेम से कवर हो सके। ये दोनों चीज़ के लिए, लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, एक छोटा प्रीमियम पे करना पड़ता है सालाना, जो कि लोगों को पर्सनल फाइनेंस प्लान में स्टार्टिंग में ही लेके करना चाहिए चालू। तो ये होता है स्टेज 1। फिर स्टेज 2, जैसे मैंने बताया, इमरजेंसी फंड। तो इमरजेंसी फंड जो होता है वो होता है कि एक इंसान को अपने 3 से 6 महीने का खर्चा अप्रोक्सीमेटली साइड में एक रखना चाहिए एज अ कंटिजेंसी, उसको लिक्विड रखना चाहिए।
या तो बैंक अकाउंट में रखिए या लिक्विड फंड में रखिए, ताकि आप उसे तुरंत कभी भी निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक पर्सन की सैलरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ और उसके खर्चे हैं 40,000 पर मंथ, तो उसको आइडियली 6 महीने का खर्चा, मतलब 40,000 का खर्चा है उसका एक महीने का, तो 6 महीने का खर्चा मतलब 2.5 लाख रुपए हुआ, 2,40,000। 2,40,000 रुपये सबसे पहले उसे सेव करके एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, जो कि लिक्विड जगह पे पार्क करना चाहिए, जिसे वो कभी भी निकाल सके। और उसके बाद ये इमरजेंसी फंड बन जाए, उसके बाद उसे अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी चालू करनी चाहिए, जो कि है स्टेज 3। ओके, सो इमरजेंसी फंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको मालूम है कि आपका इतना खर्चा हो रहा है, तो आपको उसको अलग से एक जगह के जैसे आपने कहा कि पार्क कर देना चाहिए। बहुत ही अच्छा वर्ड आज मैंने सुना आपसे। उसको ये एक जगह पे रख देना चाहिए कि भाई आपका हर महीने इतना खर्चा है ही, तो आपको उस पर भी उतना ही ध्यान देना ज़रूरी है। आपने तीसरी बात बताई इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट में आजकल सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट क्या है? इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा हॉट फेवरेट जो है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है मार्केट में। मेनली जो मेजर प्रोडक्ट्स जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं वो है बैंक की एफडी, गोल्ड और रियल एस्टेट में, और इसके साथ साथ लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में। तो अगर हम देखें, ये सारे असेट क्लास में अपना थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन होना भी चाहिए। एट द सेम टाइम सबके रिस्क और रिवॉर्ड अलग है हर असेट क्लास के। हाईएस्ट जो रिटर्न मिलेगा आपको लॉन्ग टर्म में, वो मिलेगा इक्विटी में। कोई भी बिजनेस आप करेंगे या दूसरे का बिजनेस ओन करेंगे शेयर खरीद के, तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। आपने सुना होगा कि आप धंधा करो, धंधा में पैसा बनता है। अगर आप धंधा कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अगर धंधा नहीं कर रहे हो तो किसी और का धंधा खरीद लो। दैट इज नोन एज इक्विटी। इक्विटी इन्वेस्टमेंट मतलब मैं धंधा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने किसी और के धंधे में ओनरशिप ले ली, इक्विटी ले ली और शेयर्स खरीद लिए, तो अब मैं भी उस धंधे का ओनर बन गया, तो अब उस धंधे से का प्रॉफिट मुझे भी मिलेगा। इसीलिए सबसे ज्यादा रिटर्न जो मिलेगा लॉन्ग टर्म में वो मिलेगा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में, जो कि एसआईपी के थ्रू बहुत इजीली लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छा, तो आपने जो रास्ते बताए, उसमें रियल एस्टेट भी है, उसमें शेयर मार्केट भी है, उसमें आपने एक बताया इक्विटी भी है। अच्छा, शेयर मार्केट में आदर्श भाई मुझे डर लगता है कि मैं पैसा गंवा ना दूँ। गोल्ड खरीदने का या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का इतना सारा पैसा अभी मेरे पास नहीं है। तो आपने जो एसआईपी वाली बात बताई, क्या उसमें मैं सेफली खेल सकता हूँ? हाँ, सो बेसिकली हर इन्वेस्टमेंट का एक अपना रिस्क होता है। आप अगर रिस्क समझ जाएंगे तो आप उसे एलिमिनेट भी कर पाएंगे और उसे कम कर पाएंगे। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट जो अपने पैसे को जहां लगा रहे हैं, उसका रिस्क आपको समझना होगा। अगर आप उसका रिस्क अच्छे से समझेंगे तो उसका रिस्क आप कम कर पाएंगे और हटा भी पाएंगे। जैसे अपने अभी बात कर रहे हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रिस्की माना जाता है। बट अगर मैं आपको बताऊं, कुछ डेटा मैं शेयर करूं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट में अगर आप पैसा लगाएंगे म्यूचुअल फंड्स में और अगर आप उसे 15 साल के लिए रख देंगे, तो देयर इज जीरो प्रोबेबिलिटी कि आपका पैसा लॉस में होगा, एज पर डेटा ऑफ लास्ट 30 to 40 ईयर्स निफ्टी डेटा। जो इंडिया का इंडेक्स है निफ्टी, उसका डेटा देखेंगे तो आप 15 साल के लिए पैसा लगाइए स्टॉक मार्केट में, आपको लॉस होगा ही नहीं। स्टॉक मार्केट में इन द सेंस है आपको डाइवर्सिफाइड फंड में लगाना है। एक कंपनी जो है स्टॉक वो बंद हो सकती है, बट एक इंडेक्स या एक म्यूचुअल फंड, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो वो कभी बंद नहीं हो सकता है। तो अच्छा, आप रिस्क उसका हटा सकते हैं। अच्छा, तो अब एग्जैक्टली एसआईपी क्या है उसके बारे में बताइए। एसआईपी बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है इन्वेस्टमेंट का। जैसे लोग अपना पैसा बैंक से हर महीने एफडी में डालते हैं, रिकरिंग एफडी लोगों ने सुना होगा कि हर महीने बैंक से थोड़ा पैसा एफडी में जा रहा है। जैसे मैंने रिकरिंग एफडी चालू करी हर महीने 5,000 रुपये की 1 साल के लिए, तो हर महीने मेरे बैंक से रिकरिंग एफडी में जाता रहेगा 5,000 रुपये हर महीने। तो वैसे ही आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट अपने बैंक से
इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के थ्रू। एसआईपी का मतलब होता है हर महीने इंस्टॉलमेंट आप इन्वेस्ट करिए, फिक्स्ड अमाउंट, और एक पर्टिकुलर डेट पे, कोई भी डेट पे। आप वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं। सर एसआईपी की अगर बात करें तो एसआईपी में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो क्या मैं खुद कर सकता हूँ या मुझे किसी प्रोफेशनल व्यक्ति का सहारा लेना पड़ेगा? किन किन चीज़ों का एसआईपी में एग्जैक्टली ध्यान रखना होता है? सो एसआईपी में बेसिकली आपको ध्यान रखना होता है कि आपका एक तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट सही हो एसआईपी का, आपका इन्वेस्टमेंट का जो फंड आपने सिलेक्ट किया है वो सही हो, और आपका टेन्योर सही हो, आप कितने साल के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं, और उसके साथ साथ क्या ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपके पर्सनल फाइनेंस प्लान के हिसाब से, आपके जो गोल्स है, फ्यूचर में जो आने वाले समय में आउटफ्लो है, उसके हिसाब से ये इन्वेस्टमेंट बराबर है कि नहीं, वो सारी चीज़ें आपको चेक करके ही एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप टेक्निकल फील्ड से है, नॉन फाइनेंस फील्ड से है, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप किसी प्रोफेशनल के साथ काम करिए, ताकि वो आपको हैंड होल्डिंग करेगा और आपको वैल्यू ऐड कर पाएगा। सर आपने बताया कि एसआईपी में पैसे डूबने के चांसेस कम है, लेकिन एसआईपी भी अल्टीमेटली तो शेयर मार्केट साथ कहीं ना कहीं तो जुड़ा है, तो किस तरीके से आप इसकी सेफर साइड को दिखा सकते हैं? बेसिकली एसआईपी में क्या होता है, आप हर महीने पैसा डाल रहे हैं, तो समझिए आज आपने 1,000 रुपये डाले और आज 10 रुपये का भाव चल रहा है, एक फंड का एनएवी 10 रुपये चल रहा है, तो आपने आज 1,000 रुपये डाले तो आपको 10 रुपये के हिसाब से 100 यूनिट अलॉट होंगे। अब समझिए 6 महीने बाद मार्केट गिर जाता है और वो 10 रुपये की एनएवी 9 रुपये हो जाती है, और आप तो हर महीने 10,000 रुपये डाल रहे हैं, तो आप छठे महीने बाद भी आप 1,000 रुपये डालेंगे, तो अब जब भाव 10 रुपये से गिर के 9 रुपये हो गया है, तो अब आपको 1,000 रुपये में 100 यूनिट की जगह 111 यूनिट आएंगे। और इस तरीके से जब मार्केट गिरता भी है तो वो आपको, आपकी एसआईपी आपको हेल्प करती है कि कम भाव पे ज्यादा यूनिट्स अक्यूमुलेट करने में। तो आपका जो होता है वो एक एवरेजिंग होता रहता है, मार्केट अप जाए या डाउन जाए आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूड रहता है, तो जिससे आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज ऑफ द मार्केट वैल्यू ही आती है, और उससे आप लॉन्ग टर्म के लिए पार्क करिए तो आपका इन्वेस्ट रिस्क कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा रिस्क जो होता है वो मार्केट में होता है 1 ईयर में, फिर उससे कम रिस्क है 3 ईयर में, फिर उससे कम रिस्क है 5 ईयर में, और उससे कम रिस्क है 7 ईयर और 10 ईयर में। बेसिकली जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम बढ़ेगा रिस्क कम होते जाएगा, और एट द एज 12 साल 15 साल में रिस्क 0 हो जाता है। तो आपका मतलब कहने कोई का चांस जी ही जी नहीं है बिल्कुल, लॉस तो होने का। आपका कहने का मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, जो भी हो, अगर आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हो, तो आपको लॉस की जगह प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा है। प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अराउंड 8 इयर्स के बाद ऐसा डेटा है कि अराउंड 8 इयर्स तक अगर आप एसआईपी करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही नैरो रेंज में आ जाता है। मतलब इट इज वेरी मच प्रेडिक्टेबल, अपने लिख के बता सकते हैं कि ये रेंज में ही इसका रिटर्न प्रेडिक्टेबल होगा। अप्रोक्सीमेटली अपने एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, तो रिस्क एकदम कम हो जाता है लॉन्ग टर्म में। अच्छा सर, अब एसआईपी की बात करें, मैंने कहा कि एक यंगस्टर से कमाना शुरू करता है, उसकी एक अच्छी खासी इनकम शुरू हो गई है, किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, 50,000 से लेके 1 लाख तक एक आईटी कंपनी में आज भी जॉब इजीली मिलती है, तो ये जो उसका इन्वेस्टमेंट है उसके कितने % उसको एसआईपी में एक्चुअली डालने चाहिए? कोई एक एग्जांपल देके आप समझाइए। हाँ, सो बेसिकली एक ये जो कंसेप्ट कुमार जी ने डिस्कस किया है कि इनकम का कितना % एसआईपी में डालना चाहिए, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले हम खर्चा इसमें से निकाल देते हैं, हमारी जो कमाई है, फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल लिया एक आईटी कंपनी के एम्प्लॉय का जिसका सैलरी है 1 लाख, और समझ लेते हैं उसके महीने के खर्चे 40,000 रुपये महीने के हैं, तो आइडियली तो उसको बैलेंस खर्चा के अलावा जो भी बचा है ही शुड इन्वेस्ट। अगर उसका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो गया है तो अब उसे एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना चाहिए, तो जितना मैक्सिमम पॉसिबल वो हर महीने निकाल सके उसके लिए अच्छा होगा, क्योंकि लिए वो उतना ही स्पीड से उसका इन्वेस्टमेंट ग्रो हो पाएगा। जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे, इट्स लाइक बूंद बूंद से सागर भरता है,
क्या बात आप है। बीच बीच में मटका ही पूरा डालेंगे या और बार बार बूंद को ही बड़ा बना देंगे, ज्यादा पैसा डालेंगे, तो आपका सागर बहुत जल्दी बनेगा और फिर उससे आपको पूरे लाइफ टाइम एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है, जिससे आपकी एक्टिव इनकम पे भी डिपेंडेंसी आगे जाके कम हो सकती है। तो मेरा ये मानना है कि एज एग्रेसिवली एज पॉसिबल लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए और अपना एक पर्सनल फाइनेंशियल प्लान के हिसाब से उसे करना चाहिए। अलग अलग टाइम होराइजन, अलग अलग गोल्स के हिसाब से उसे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैक्सिमम पॉसिबल दे कैन इन्वेस्ट, बिकॉज आप अपने पैसे को काम पे लगा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा है। सर, आपने जो अभी बताया कि मैक्सिमम इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर यंग एज में भी अगर हम ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें तो आगे जाके हमको बहुत बेनिफिट रहेगा। एसआईपी के सबसे लिए अगर मैं बात करूं तो एसआईपी सबसे ज्यादा किसके लिए सूटेबल है? एसआईपी उनके लिए सूटेबल है जिनका एक रेगुलर कैश फ्लो आ रहा है। जो सैलराइड लोग हैं उनके लिए बहुत ही सूटेबल है, और बिजनेस वाले लोगों के लिए भी जिनकी एक नेट प्रॉफिट अच्छा जनरेट हो रहा है, उनको भी कोशिश करनी चाहिए कि वो एक एसआईपी के थ्रू, डिसिप्लिन के थ्रू इन्वेस्ट करें। तो एनी पर्सन हु इज अर्निंग, ही शुड इन्वेस्ट वाया एसआईपी। एसआईपी से एक डिसिप्लिन बिल्ड होता है हर महीने। अगर आप एसआईपी नहीं करेंगे तो आपको कभी इमोशनली ऐसे लगेगा अभी मार्केट अप है, अभी मुझे नहीं डालना, अभी मैं डाउन मार्केट का वेट करूंगा फिर डालूंगा। तो ये इमोशनल बायस को हटाने में हेल्प करता है एसआईपी, एक डिसिप्लिन बिल्ड करने में हेल्प करता है एसआईपी, और लॉन्ग टर्म तक ये डिसिप्लिन कंटिन्यू होता है तो उसका एक अलग ही कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। तो इरेगुलरिटी को हटाने के लिए एसआईपी बहुत जरूरी है। तो मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको शेयर मार्केट से डर लगता है कि भाई दूसरों का देखते हैं कि भाई आज इसके पास अच्छा पैसा था, कल इसका पैसा डूब गया, तो मेरे जैसे लोगों के लिए आई थिंक एसआईपी इज बेस्ट। अच्छा सर, एक और चीज, एसआईपी के अलावा मैंने एक और चीज सुनी, एसडब्ल्यूपी, वो क्या होता है? एसडब्ल्यूपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, सो मैं उस एसडब्ल्यूपी के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहूंगा। बेसिकली ये एक तरीका है जिससे आप एक मंथली फिक्स रेगुलर इनकम म्यूचुअल फंड से आप अपने बैंक में निकाल सकते हैं, लाइक अ पेंशन। इट इज सिमिलर टू अ पेंशन। सो बेसिकली जिनका एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट हो गया है म्यूचुअल फंड में या इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, तो उससे वो लोग हर महीने चालू कर सकते हैं एक एसडब्ल्यूपी, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये हो गया एसआईपी का उल्टा। एसआईपी में मैं मेरे बैंक से हर महीने पैसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डाल रहा हूँ, यहाँ पे हर महीने मैं मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से मेरे बैंक में पैसा निकाल रहा हूँ, और इस तरीके से निकाल रहा हूँ कि मुझे टैक्स भी सबसे कम लगता है और मेरा जो पोर्टफोलियो है वो भी इंटैक्ट रहता है वैल्यू में, और मेरे को एक मंथली फिक्स इनकम सैलरी की तरह या पेंशन की तरह से हर महीने की 1 तारीख को मेरे बैंक में क्रेडिट हो जाती है। अच्छा सर, मैंने 20 साल तक एसआईपी में इन्वेस्ट किया, फिर मैंने उसको एसडब्ल्यूपी में कन्वर्ट किया, लेकिन वो तो ऐसा ही रहेगा कि भाई एसआईपी का पैसा जब तक है तब तक आपको पैसा मिलेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। हाँ, तो इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं जी। फॉर एग्जाम्पल, कुमार जी ने 5,000 रुपए की एसआईपी करी। 5,000 रुपए की एसआईपी करी, हर महीने 5,000 रुपए डाले, 1 साल और 20 साल के लिए डाले, तो 60,000 रुपए महीने के हिसाब से 20 साल में डाले 12 लाख रुपए। अब ये जो 12 लाख रुपए है ये 20 साल में हो जाएंगे। इसका मैं कैलकुलेशन करके बताता हूँ। ये 12 लाख रुपये ये 20 साल बाद 12% के अज्यूम्ड रिटर्न पे ये पैसे हो जाएंगे 50 लाख रुपए। और अब आप 5,000 का आपने जो एसआईपी किया था उसका आप 9 गुना मतलब 45,000 आप हर महीने निकाल पाएंगे। ये है पावर। अच्छा। आपने डाला कितना? 5,000 1 महीने का और 20 साल तक डाला। आपने डाला टोटल 12 लाख रुपए और वो अपने ने अज्यूम किया 12% रेट ऑफ रिटर्न पे वो हो जाएगा 50 लाख रुपए। अब ये 50 लाख रुपए का मेरा जो फंड बन गया है एसआईपी से, इतनी मेहनत करके मैंने 20 साल में बनाया, अब इससे मैं 9 गुना पैसा निकाल पाऊंगा जो मैंने महीने का डाला था। मतलब 5,000 डाला था, लेकिन अब हर महीने मुझे सैलरी या की तरह एक रेगुलर इनकम आएगी
45,000 की, Okay. और ये आएगी मुझे अगले 20 साल तक, और क्या 20 बात। साल तक मुझे इनकम आएगी 45,000, और 20 साल के बाद भी आप देखिए जो मेरा कॉर्पस था 50 लाख का, वो डिटोरेट नहीं हुआ है, वो उसका वैल्यू हो गया है 99 लैक्स। मतलब मेरा जो कॉर्पस 12 लाख मैंने इन्वेस्ट किया था वो बढ़ के 20 साल बाद हो गया 50 लाख, और 20 साल बाद मैं निकालते जा रहा हूँ, फिर भी मेरा 50 लाख आफ्टर 20 इयर्स हो गया है 99 लैक्स। ओह। मतलब मेरा प्रिंसिपल भी इंटैक्ट है 12 लाख, मेरा ग्रोथ भी हुआ, और भी ग्रोथ हुआ 50 का 99 लाख, और मैंने 45,000 पर मंथ इनकम भी एंजॉय कर ली 20 साल तक। बराबर है। और ये जो 45,000 मेरे को मंथली इनकम आई, जी। ये भी मैं आपको बताऊं, इस पे टैक्स लगेगा एकदम मिनिमल 1 या 2%। पूछिए Okay. कैसे? वो कैसे? मुझे इनकम आई 45,000 पर मंथ। जी। 45,000 पर मंथ जो इनकम हुई वो आप देखिए 12 महीने के हिसाब से हो जाएगी 5,40,000 साल की। तो अब ये जो आपको 5,40,000 इनकम आ रही है साल की, ये इसमें 98% तो आपका प्रिंसिपल ही है, बहुत कम इसमें प्रॉफिट पोर्शन है। इसमें प्रिंसिपल पोर्शन भी है और इनकम पोर्शन भी है, और इनकम पोर्शन में भी आज के टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको 1.25 लाख रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो जो प्रॉफिट पोर्शन भी आपने विड्रॉ किया वो सबसे पहले लॉन्ग टर्म गेन के सामने एग्जेम्पशन में चले जाएगा। तो इस 5,40,000 पे आपको टैक्स आएगा खाली 5,000 रुपए, ओह। और आपको आफ्टर टैक्स इनकम आएगी अराउंड 5,35,000 रुपीज। सो इतना टैक्स एफिशिएंट मेथड है। अगर यही आप इंटरेस्ट के तरीके से आप कमाते 5,40,000 तो आपको 20% 30% टैक्स में दे देना पड़ता, तो आपकी इनकम सीधी हो जाती 5,40,000 से 4,50,000 या 4 लाख रुपए। अच्छा सर, ये आपने सचमुच बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई है। क्या एसआईपी और एसडब्ल्यूपी पर मैं कुछ कॉम्बो कर सकता हूँ? ये अपने ने जो देखा वो कॉम्बो ही था। जी। आप अगर यंग है तो आपको इस टाइप का एक कॉम्बो क्रिएट करना चाहिए कि मैं 10 साल 15 साल या 20 साल तक मैं एसआईपी करूंगा, जब तक मैं कमा रहा हूं तब तक मैं एसआईपी करूंगा, और जैसे ही मुझे रिटायरमेंट लेनी है या कोई चीज के लिए मुझे फिक्स खर्चों के लिए पैसे निकालने हैं, उस दिन से मैं उस फंड से एचडब्ल्यूपी चालू कर दूंगा। तो स्टार्टिंग के फेज 1 में आप एसआईपी करिए, पोर्टफोलियो को बड़ा करिए, जितना हो सके उसे बड़ा बनाइए, और फिर नेक्स्ट स्टेज में आप उससे पैसा निकालिए, एंजॉय करिए, अपने खर्चे करिए, और रिटायरमेंट में या दूसरे कोई भी एजुकेशन खर्चों के लिए चिल्ड्रन के, उनके लिए आप यूज करिए। तो आपको जो पैसा आप डाल रहे हो एसआईपी में उसका मल्टीप्लाई होके आप निकाल पाओगे एचडब्ल्यूपी फेज में। जितना लंबा आपका एसआईपी फेज होगा उतना ज्यादा मल्टीप्लायर आपको एचडब्ल्यूपी फेज में मिलेगा। जैसे हमने 20 साल में देखा था 9 गुना मेरे को पैसा मिला था। तो सर आई थिंक ये एक सबसे बढ़िया प्लान है कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी में इन्वेस्ट करो और उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी में उसको कन्वर्ट करो। कहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करना है, अब टाइम रहते रहते ये सारी चीज़ें बदलती रहती है। किस तरीके से इंसान को पता चलेगा कहाँ कैसे एसआईपी में मुझे किस तरीके से इन्वेस्ट करना है? सो आइडियली आपको एक एडवाइज़र के साथ काम करना चाहिए, प्रोफेशनल के साथ जो इस फील्ड में काम करता है उसके साथ काम करना चाहिए। वो आपको गाइड कर पाएंगे, वो आपका एक फाइनेंशियल प्लान बना पाएंगे, और उस हिसाब से आपको अपने गोल्स, अपनी जो लाइफ है, बिकॉज पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल। इट इज़ नॉट लाइक कि गूगल पे सर्च किया, टॉप 3 फंड फाइंड किए और वो सबको फॉलो कर लिया। इट इज़ लाइक फाइंडिंग मेडिसिन ऑन गूगल, सो दैट इज़ नॉट सजेस्टेड। एवरीवन शुड, जैसे लोगों का एक फैमिली डॉक्टर होता है वैसे ही लोगों को एक फैमिली फाइनेंशियल एडवाइज़र भी अपने साथ रखना चाहिए और उसके साथ मिलके काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और सेल्फ भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप स्टार्ट करिए थोड़ा सा एजुकेशन लेना इस फील्ड में। क्या होता है म्यूचुअल फंड्स, क्या होता है एसआईपी, क्या क्या असेट क्लासेस है, कौन से असेट क्लास के क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, समझिए। और फिर आपको 6-12 महीने में सीखने को मिल जाए, अच्छा लगे तो आप स्टार्ट करिए।
बिल्कुल। आदर्श जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने एसआईपी और ख़ास करके एसडब्ल्यूपी उनका जो कॉम्बो समझाया, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगता है कि वो हमारे दर्शक मित्रों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। सर, आप हमारे साथ जुड़े इसलिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू कुमार जी। दोस्तों, ये थे आदर्श भाई देवरा, जो कि एक सीए है और प्रोफेशनली आपको समझाते हैं कि भाई आपको अपना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। एसआईपी प्लस एसडब्ल्यूपी, इसका कॉम्बो मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया आज मुझे लगा कि भाई आपको एक लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्ट करना है और फिर उसमें से आपको पैसे भी निकालने हैं और जो उससे भी ज़्यादा लंबे समय तक आपको एक लंबी अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट आपको मिल सकती है। मुझे लगता है कि एसआईपी और एसडब्ल्यूपी के बारे में हम जितना जाने उतना कम है और आगे जाके भी हमें ऐसे कुछ और पॉडकास्ट करने पड़ेंगे जहां पे हम इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपने दर्शकों को समझा पाए और एपिसोड दिखा पाए। दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड तक बाय बाय।